इंटरनेट पर आजकल एक गजब की थ्योरी, मतलब एक अजीबोगरीब दावा आग की तरह फैल रहा है। हाँ, वो बेमौसम बारिश वाला है ना। बिल्कुल। दावा ये है कि भारत में जो अचानक से बेमौसम बारिश हो रही है, जो आसमान से पानी गिर रहा है, उसके पीछे कोई प्राकृतिक कारण नहीं है। तो लोग क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे सीधे तौर पर एक अरबपति का हाथ है। बात हो रही है बिल गेट्स की। अरे बाप रे। हाँ, कहा जा रहा है कि आसमान में कुछ रसायन छोड़े जा रहे हैं, सूरज की रोशनी को रोकने की कोशिश की जा रही है, और उसी का नतीजा है ये खराब मौसम। मतलब ये सुनने में तो किसी हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म की स्क्रिप्ट लग रही है। एग्जैक्टली लेकिन ये कोई फिल्म नहीं है, बल्कि वो दावा है जो बिल गेट्स बिहाइंड रेन इन इंडिया .mp3 नाम की एक ऑडियो क्लिप के जरिए हजारों फोनों पर फॉरवर्ड हो रहा है। और लोग इससे सच भी मान रहे हैं। यही तो बात है। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी ऑडियो क्लिप और इसके पीछे के दावों को विज्ञान की कसौटी पर परखने वाले हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद यहाँ किसी राजनीतिक बहस में पड़ना या किसी की तरफदारी करना नहीं है। हम सिर्फ स्रोत में दी गई जानकारी के आधार पर ये देखेंगे कि इन वायरल दावों के पीछे का वास्तविक वैज्ञानिक और भौगोलिक सच आखिर है क्या। सही कहा। तो शुरुआत कहाँ से करें? ये थ्योरी इतनी तेजी से क्यों फैल रही है? देखो, इस तरह के दावे अक्सर इसलिए तेजी से फैलते हैं क्योंकि वो एक जटिल समस्या का बहुत ही सरल और सनसनीखेज जवाब देते हैं। हाँ, मतलब मौसम का बदलना एक बहुत ही पेचीदा प्रोसेस है। बिल्कुल। मौसम एक बेहद जटिल प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन जब कोई अचानक से ये कह दे कि अरे ये सब तो एक गुप्त प्रयोग का नतीजा है, तो हमारा दिमाग उस कहानी की ओर बहुत जल्दी आकर्षित हो जाता है। क्योंकि साजिश की कहानियां समझने में आसान होती हैं, है ना? एग्जैक्टली अब स्रोत में जिस प्रयोग का जिक्र है, उसे समझने के लिए हमें सबसे पहले आसमान की तरफ देखना होगा। मतलब वायुमंडल को समझना होगा। हाँ, ये समझना होगा कि हमारा वायुमंडल आखिर काम कैसे करता है। पृथ्वी का वायुमंडल कोई एक खाली खोखला डिब्बा नहीं है जिसमें सारी हवा और बादल बस एक साथ भरे हुए हैं। तो ये परतों में बटा हुआ है। सही कहा। ये मुख्य रूप से 5 अलग-अलग परतों में बटा है। सबसे नीचे है ट्रोपोस्फियर, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और सबसे अंत में एक्सोस्फियर। जो सीधे अंतरिक्ष में मिल जाता है। बिल्कुल। और पता है, यहीं से इस पूरी वायरल थ्योरी में दरारें पड़ना शुरू हो जाती हैं। स्रोत में इन परतों को समझाने के लिए हवाई जहाज का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो उदाहरण बहुत सटीक है। मतलब जब कोई भी कमर्शियल फ्लाइट उड़ान भरती है, तो शुरुआत के जो 10 से 12 किलोमीटर होते हैं, वो ट्रोपोस्फियर का हिस्सा होते हैं। और यही वायुमंडल की वो परत है जहाँ सारा एक्शन होता है। एग्जैक्टली बादलों का बनना, बिजली का कड़कना, आंधी तूफान, बारिश, मौसम का ये पूरा का पूरा खेल सिर्फ और सिर्फ इसी ट्रोपोस्फियर के अंदर चलता है। इसीलिए जब कोई प्लेन इस परत से होकर गुजरता है, तो उसे बादलों और हवा के दबाव का सामना करना पड़ता है, जिसे हम टर्बुलेंस कहते हैं। प्लेन हिलता है क्योंकि वो मौसम के बीच से गुजर रहा होता है। और ट्रोपोस्फेयर की इस उथल-पुथल का मुख्य कारण ये है कि इसमें जलवाष्प मतलब वाटर वेपर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अच्छा। और जैसे जैसे हम इस परत में ऊपर जाते हैं, तापमान तेजी से गिरता है। गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा नीचे आती है। हवाओं का ये ऊपर नीचे का चक्र ही बादलों को जन्म देता है, जो बारिश लाते हैं। बिल्कुल। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस 10-12 किलोमीटर की सीमा के बाद चीजें पूरी तरह से बदल जाती हैं। एकदम बदल जाती हैं। जैसे ही प्लेन ट्रोपोस्फेयर की सीमा को पार करके अगली परत यानी स्ट्रेटोस्फेयर में प्रवेश करता है, अचानक सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। कोई टर्बुलेंस नहीं होता। कोई झटके नहीं। बाहर आसमान एकदम साफ दिखता है और फ्लाइट इतनी स्मूथ हो जाती है कि जो केबिन क्रू है, वो आराम से यात्रियों को खाना और पानी सर्व करने लगता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्ट्रेटोस्फियर में जलवाष्प लगभग न के बराबर होता है। वहां कोई बादल नहीं बनते, कोई आंधी नहीं आती और न ही कोई बारिश होती है। मतलब वहां मौसम नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। बिल्कुल सही। स्ट्रेटोस्फियर का जो तापमान पैटर्न है ना, वो भी ट्रोपोस्फियर से एकदम उल्टा होता है। उल्टा कैसे? वहां ओजोन लेयर मौजूद होती है जो सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों को सोखती है। इस वजह से वहां जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, तापमान घटने के बजाय बढ़ने लगता है। ओहो। और ये तापमान का उल्टा पैटर्न हवा को ऊपर नीचे होने से रोकता है, जिससे वो परत एकदम स्थिर और शांत बनी रहती है। तो अब यहाँ एक बहुत ही तार्किक सवाल खड़ा होता है। जो वायरल ऑडियो क्लिप है, उसमें दावा किया गया है कि बिल गेट्स का कथित प्रयोग इसी स्ट्रेटोस्फियर में हो रहा है। हाँ, वही शांत वाली परत में। जिससे धरती पर बारिश हो रही है। लेकिन एक सेकंड,
अगर बारिश, बादल और हवा का सारा खेल नीचे के 10 किलोमीटर वाले ट्रोपोस्फियर तक ही सीमित है, तो फिर उसके भी ऊपर मौजूद एकदम शांत स्ट्रेटोस्फियर में कोई रसायन छिड़कने से अचानक नीचे बारिश कैसे हो सकती है? एग्जैक्टली दोनों परतों के बीच हवा और नमी का सीधा आदान प्रदान इस तरह से होता ही नहीं है कि ऊपर का कोई रसायन नीचे आकर तुरंत तूफान ले आए। विज्ञान के हिसाब से ये दावा बुनियादी भौतिक नियमों से ही मेल नहीं खाता। बिल्कुल, लेकिन भौतिक विज्ञान के अलावा हमें उस कथित प्रयोग की असलियत को भी तो खंगालना होगा। हाँ, जिसका नाम इस पूरी अफवाह के केंद्र में है। स्रोत के अनुसार इंटरनेट पर जिस प्रोजेक्ट को लेकर इतने बातें हो रही हैं उसका नाम स्कोपेक्स है। सही कहा। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा डिजाइन किया गया एक वैज्ञानिक प्रयोग था और हाँ, इसे बिल गेट्स से आंशिक रूप से फंडिंग मिली थी। लेकिन अगर हम इस प्रयोग की कार्यप्रणाली को समझें तो इसका उद्देश्य कोई मौसम खराब करना नहीं था, बल्कि जियो इंजीनियरिंग के एक सिद्धांत का परीक्षण करना था। जियो इंजीनियरिंग मतलब पृथ्वी के पर्यावरण में जानबूझकर कोई बड़ा बदलाव करने की कोशिश, है ना? हाँ, कुछ वैसा है। तो आखिर स्कोपेक्स के वैज्ञानिक आसमान में करने क्या वाले थे? उनका प्लान एक बड़े से गुब्बारे को स्ट्रेटोस्फियर की ऊंचाई तक भेजना था और उस गुब्बारे में कोई जहरीला या रहस्यमयी रसायन नहीं था। तो फिर क्या था? बहुत ही सामान्य सा कैल्शियम कार्बोनेट था, जिसे हम आम भाषा में चॉक कहते हैं। चॉक मतलब जिससे ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। हाँ, बिल्कुल वही। योजना ये थी कि स्ट्रेटोस्फियर में पहुंचकर ये गुब्बारा लगभग 2 किलोग्राम चॉक के पाउडर को हवा में बिखेर देगा। सिर्फ 2 किलो? हाँ। इसके बाद वैज्ञानिक अपने उपकरणों से ये मापना चाहते थे कि क्या ये सफेद चॉक का पाउडर सूरज की रोशनी को वापस अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट कर सकता है। यानी परावर्तित कर सकता है। इसका मतलब वे ये देखना चाहते थे कि क्या हम सूरज की रोशनी को धरती तक पहुंचने से थोड़ा कम कर सकते हैं, ताकि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कुछ हद तक घटाया जा सके। ये तो एक तरह से पृथ्वी को एक सफेद टी शर्ट पहनाने जैसा विचार था, क्योंकि सफेद रंग गर्मी को रिफ्लेक्ट करता है। बहुत अच्छा उदाहरण है। लेकिन ये प्रयोग सिर्फ एक प्रयोग ही था और यहाँ इस पूरी वायरल कहानी का सबसे बड़ा पेच सामने आता है। वो क्या? स्रोत स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है कि ये स्कोपेक्स प्रयोग कभी जमीन से आसमान तक पहुंचा ही नहीं। है? मतलब हुआ ही नहीं? नहीं। स्वीडन में इसे टेस्ट किया जाना था, लेकिन स्थानीय लोगों और पर्यावरणविदों के विरोध के कारण इसे पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। गुब्बारा कभी उड़ा ही नहीं और न ही कोई चॉक स्ट्रेटोस्फियर में बिखेरा गया। अरे बाप रे, मतलब जिस प्रयोग के नाम पर इंटरनेट पे इतना हंगामा मचा है वो असल में कभी हुआ ही नहीं। एग्जैक्टली। और चलिए तर्क की खातिर ये मान भी लेते हैं कि ये प्रयोग रद्द नहीं होता और इसे सफलतापूर्वक अंजाम दे दिया जाता। हाँ, मान लेते हैं। क्या उस स्थिति में ये पृथ्वी के मौसम में उथल-पुथल मचा सकता था? यहीं पर हमें वैज्ञानिक पैमाने यानी स्केल की अवधारणा को समझना होगा। स्केल मतलब? हमारा वायुमंडल इतना विशाल है कि उसका वजन करोड़ों अरबों टन में है। उसमें सिर्फ 2 किलोग्राम चॉक का पाउडर बिखेरना कैसा होगा? कैसा होगा? ये कुछ ऐसा है जैसे पूरे प्रशांत महासागर में एक बूंद नींबू का रस डाल दिया जाए और ये उम्मीद की जाए कि महासागर का सारा पानी खट्टा हो जाएगा। ये स्केल का अंतर सच में हैरान करने वाला है। मतलब 2 किलो चॉक से आप पृथ्वी का तापमान तो छोड़िए, शायद एक छोटे से मोहल्ले का तापमान भी नहीं बदल सकते। बिल्कुल नहीं बदल सकते। तो अब हमारे सामने एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर है। जी। पहला, स्ट्रेटोस्फियर में मौसम नहीं होता। सही। दूसरा, वो गुब्बारे वाला प्रयोग कभी हुआ ही नहीं। हाँ। और तीसरा, अगर वो होता भी तो वो इतना छोटा था कि उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब ये पूरी थ्योरी एक सिरे से बेबुनियाद है। एकदम बेबुनियाद है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद आसमान से पानी तो गिर ही रहा है ना, बेमौसम बारिश तो हो रही है। अगर बिल गेट्स और उनके प्रयोग का इससे कोई लेना देना नहीं है तो फिर इस बारिश का असली जिम्मेदार कौन है? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें इंटरनेट की इन अंधेरी गलियों से बाहर निकलकर कक्षा 9 की भूगोल की किताब के पन्नों में जाना होगा। कक्षा 9 की भूगोल? हाँ, भारत में सर्दियों या बसंत के मौसम में होने वाली इस बारिश के पीछे कोई रहस्यमयी साजिश नहीं है, बल्कि एक बहुत ही स्पष्ट और स्थापित भौगोलिक घटना है। स्रोत इसका जिक्र वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ के रूप में करता है। अरे हाँ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। भूगोल की कक्षाओं में ये नाम बार बार आता था। लेकिन भाई ये काम कैसे करता है? ये हवा और बादलों का सिस्टम आखिर भारत तक पहुंचता कैसे है? मैं बताती हूँ।
स्रोत के अनुसार इसकी शुरुआत भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी के आसपास होती है। जो कि भारत से हजारों किलोमीटर दूर है। बिल्कुल। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के ऊपर सर्दियों के दौरान हवा के दबाव में भारी अंतर पैदा होता है। समुद्र का पानी अपेक्षाकृत गर्म होता है, जबकि उसके ऊपर की हवा ठंडी होने लगती है। और इससे क्या होता है? इस तापमान के अंतर से वहां भयंकर तूफान और नमी से भरे बादलों के बड़े बड़े सिस्टम बनते हैं। अब सवाल ये है कि ये बादल यूरोप में बरसने के बजाय भारत की तरफ क्यों आते हैं? हाँ, ये बड़ा सवाल है। इसका जवाब है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम, ये वो बेहद तेज हवाओं की नदियां हैं ना, जो धरती से कई किलोमीटर ऊपर वायुमंडल में लगातार बहती रहती है। सही कहा। ये जेट स्ट्रीम पश्चिम से पूर्व की दिशा में बहुत तेज गति से बहती हैं। भूमध्य सागर के ऊपर बने ये नमी वाले तूफान इन जेट स्ट्रीम की चपेट में आ जाते हैं। अच्छा। जेट स्ट्रीम एक तरह के कन्वेयर बेल्ट का काम करती है और इन तूफानों को इराक, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर से खींचते हुए सीधे भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ ले आती है। और फिर ये बादल भारत में आकर हिमालय पर्वत श्रृंखला से टकरा जाते हैं। हिमालय एक विशाल दीवार की तरह काम करता है ना? एकदम सही। जब ये नमी से भरी हवाएं हिमालय से टकराती हैं, तो उनके पास ऊपर उठने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। जैसे ही वे ऊपर उठती हैं, हवा ठंडी होने लगती है। ठंडी हवा नमी को पकड़कर नहीं रख सकती, इसलिए वो कंडेंस होकर बादलों का रूप ले लेती है और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बारिश के रूप में बरस जाती है। और पहाड़ों पर यही नमी बर्फबारी के रूप में गिरती है। बिल्कुल। इस पूरी प्रक्रिया को ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का नाम दिया गया है। वेस्टर्न यानी पश्चिमी, क्योंकि अगर हम भारत के नजरिए से देखें तो ये तूफान पश्चिम दिशा से आ रहा है। और डिस्टर्बेंस क्यों? डिस्टर्बेंस यानी विक्षोभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि सर्दियों में उत्तर भारत में आमतौर पर हाई प्रेशर होता है, जिससे मौसम एकदम साफ और शांत रहता है। धूप खिली रहती है। हाँ, लेकिन जब ये तूफानी सिस्टम प्रवेश करता है तो ये उस शांत मौसम को डिस्टर्ब कर देता है। अचानक हवाएं चलने लगती हैं, बादल छा जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। स्रोत में एक बहुत ही रोचक बात बताई गई है कि इस शब्द में डिस्टर्बेंस या विक्षोभ लगा होने के कारण आम लोगों को लग सकता है कि ये कोई बुरी चीज है या कोई प्राकृतिक आपदा है। हाँ, नाम से तो ऐसा ही लगता है। सोशल मीडिया पर लोग इसे खराब मौसम कहकर कोस रहे हैं और इसे साजिशों से जोड़ रहे हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। एकदम उलट। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भारत की कृषि व्यवस्था, खासकर सर्दियों की फसलों के लिए एक वरदान है। बिल्कुल वरदान है। अगर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस न हो तो उत्तर पश्चिम भारत की खेती को भारी नुकसान हो सकता है। वो कैसे? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्दियों के मौसम में जो रबी की फसल बोई जाती है, जिसमें गेहूं सबसे प्रमुख है, उसके लिए ये बारिश किसी अमृत से कम नहीं है। अच्छा, गेहूं के लिए? हाँ, इस समय पौधों को नमी की बहुत आवश्यकता होती है। ये हल्की और लगातार होने वाली बारिश मिट्टी में नमी को गहराई तक पहुंचाती है, जिससे गेहूं की पैदावार अच्छी होती है। इसके अलावा पहाड़ों पर जो बर्फबारी होती है, वो गर्मियों में पिघलकर हमारी नदियों को साल भर पानी से भरा रखती है। ये तो एक बहुत ही शानदार विरोधाभास है। हाँ। मतलब जिस प्राकृतिक प्रक्रिया को लोग इंटरनेट पर एक अरबपति की साजिश मानकर डर रहे हैं, वो असल में हमारे किसानों के खेतों को सींच रही है और हमारी खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित कर रही है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी एक शंका मन में आती है। कैसी शंका? अगर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हर साल आता है और ये एक सामान्य भौगोलिक प्रक्रिया है, तो लोग अभी अचानक इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? मौसम का मिजाज कई बार इतना अजीब क्यों हो जाता है कि वो हमारे पूर्वानुमानों को भी धत्ता बता देता है? इस शंका का समाधान हमें प्रकृति की अप्रत्याशितता यानी उसके अनप्रिडिक्टेबल स्वभाव में मिलता है। प्रकृति का स्वभाव? स्रोत में इस बात पर जोर दिया गया है कि मदर नेचर या प्रकृति किसी तय कैलेंडर या टाइम टेबल के हिसाब से नहीं चलती। हम मौसम विज्ञान में कितनी भी तरक्की कर लें, प्रकृति हमेशा अपने स्वतंत्र नियमों के अनुसार ही काम करती है। और वे प्राकृतिक नियम मुख्य रूप से हवा के दबाव यानी हाई प्रेशर और लो प्रेशर से संचालित होते हैं। बिल्कुल। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये जो कन्वेक्शनल प्रक्रिया है, ये आखिर काम कैसे करती है? इसे एक बहुत ही बुनियादी थर्मोडायनेमिक्स के सिद्धांत से समझा जा सकता है। जब सूरज की किरणें पृथ्वी की सतह पर पड़ती हैं, तो जमीन गर्म हो जाती है। जमीन के संपर्क में आने वाली हवा भी गर्म हो जाती है।
अब विज्ञान का नियम है कि गर्म हवा हल्की होती है और वो ऊपर की ओर उठने लगती है। और फिर जब ये हवा ऊपर उठती है तो जमीन की सतह पर हवा का दबाव कम हो जाता है। इसे ही हम लो प्रेशर या निम्न दबाव का क्षेत्र कहते हैं। अब चूंकि प्रकृति में खाली जगह या वैक्यूम ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, तो उस लो प्रेशर वाले खाली स्थान को भरने के लिए आसपास के उन इलाकों से हवा तेजी से दौड़ पड़ती है जहां हवा ठंडी और भारी होती है। यानी जहां हाई प्रेशर होता है। एग्जैक्टली हवाओं की इस दौड़ भाग को ही हम आंधी या हवा का चलना कहते हैं। सही कहा। और जब वो गर्म हवा ऊपर उठती है तो वो अपने साथ जमीन और समुद्र से नमी भी लेकर जाती है। ऊंचाई पर जाकर तापमान कम होता है, वो नमी बादलों में बदलती है और बारिश होती है। ये तो बड़ा दिलचस्प है। ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर का खेल पूरी दुनिया के मौसम का इंजन है। दिक्कत ये है कि पृथ्वी की सतह हर जगह एक जैसी नहीं है। हाँ, कहीं पहाड़ हैं, कहीं समुद्र हैं, कहीं कंक्रीट के शहर हैं। इसलिए ये हीटिंग और कूलिंग की प्रक्रिया बेहद जटिल हो जाती है। मतलब ये एक ऐसा इतना बड़ा और पेचीदा सिस्टम है जिसमें एक साथ हजारों वेरिएबल्स काम कर रहे हैं। बिल्कुल। यही कारण है कि मौसम कभी भी अचानक से करवट ले सकता है। वायुमंडल में ये दबाव किसी भी समय और किसी भी स्थान पर बन या बिगड़ सकता है। इंसान मौसम के मिजाज का एक मोटा-मोटा अंदाजा तो लगा सकता है, लेकिन वो 100% सटीकता के साथ इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। और इसी अप्रत्याशितता के कारण जब कभी बेमौसम बारिश होती है या मौसम सामान्य से अलग व्यवहार करता है, तो आम इंसान उस जटिल वैज्ञानिक प्रक्रिया को समझने के बजाय एक आसान सा जवाब ढूंढने लगता है। कोई शॉर्टकट। हाँ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम और कन्वेक्शनल करंट्स को समझना दिमागी मेहनत की मांग करता है। इसके विपरीत ये मान लेना बहुत आसान लगता है कि कोई शक्तिशाली इंसान आसमान में रसायन छिड़क रहा है। बिल्कुल सही कहा। ये अफवाहें हमारी जानकारी की कमी से ज्यादा हमारी उन जटिलताओं से बचने की प्रवृत्ति का नतीजा है जिन्हें समझने में समय लगता है। हाँ। तो चलिए आज के इस पूरे विश्लेषण के धागों को एक साथ पिरोते हैं। हमने देखा कि कैसे एक साधारण सी बेमौसम बारिश की घटना ने इंटरनेट पर एक बहुत बड़ी अफवाह का रूप ले लिया। बात उड़ी कि बिल गेट्स कॉपिक्स प्रोजेक्ट के तहत आसमान में रसायन छिड़क कर मौसम खराब कर रहे हैं। फिर हमने वायुमंडल के विज्ञान को समझा। ये जाना कि मौसम का सारा खेल सिर्फ निचली परत यानी ट्रोपोस्फियर में होता है और 10 किलोमीटर के ऊपर मौजूद शांत स्ट्रेटोस्फियर में रसायन छिड़क कर जमीन पर बारिश नहीं कराई जा सकती। हमने ये भी देखा कि वो कथित प्रयोग कभी हुआ ही नहीं, और अगर होता भी तो वो वायुमंडल के विशाल आकार के सामने एक धूल के कण से ज्यादा कुछ नहीं था। और अंत में हमने असली कारण की पहचान की, जो कोई साजिश नहीं बल्कि कक्षा 9 के भूगोल की किताब का एक पुराना अध्याय है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वो तूफानी सिस्टम जो भूमध्य सागर से उठता है, जेट स्ट्रीम की सवारी करता हुआ हिमालय से टकराता है और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में हमारे गेहूं की फसलों के लिए जीवनदायी बारिश लेकर आता है। प्रकृति अपने नियमों से, अपने हाई और लो प्रेशर के गणित से चलती है। उसे किसी के रिमोट कंट्रोल की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि सूचनाओं के इस दौर में हमें हर वायरल दावे को सच मानने से पहले उसे विज्ञान और तर्क की छलनी से जरूर छानना चाहिए। सही बात है। अफवाहों का जीवन काल बहुत छोटा होता है, लेकिन तथ्य और विज्ञान हमेशा अपनी जगह अडिग रहते हैं। आज की इस विस्तृत चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन खत्म करने से पहले एक विचार है जो शायद हम सभी को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दे। वो क्या? आज की दौर में हमारे पास दुनिया भर की जानकारी हमारी उंगलियों पर मौजूद है। इंटरनेट पर सब कुछ है। फिर भी एक साधारण सी 9वीं कक्षा की भूगोल की जानकारी इंटरनेट की इतनी बड़ी और खतरनाक अफवाहों को महज कुछ मिनटों के तार्किक विश्लेषण में पूरी तरह से ध्वस्त कर देती है। बिल्कुल। तो जरा सोचने वाली बात है, हमारी इस भागदौड़ भरी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे कितने और रहस्य, कितनी और तथाकथित साजिशें होंगी जिन्हें हम केवल इसलिए सच मान बैठे हैं क्योंकि हमने स्कूल की किताबों में पढ़ी उन बुनियादी बातों को भुला दिया है। ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या हम जानकारी की बाढ़ में तैरते हुए उस असली ज्ञान को पीछे छोड़ते जा रहे हैं जो दुनिया को समझने के लिए सबसे जरूरी है? अगली बार जब कोई सनसनीखेज कहानी या दावा सामने आए तो शायद हमें इंटरनेट के एल्गोरिथम से पहले अपनी पुरानी स्कूल की किताबों के पन्नों को एक बार फिर से टटोल लेना चाहिए। इस पर सोचिएगा जरूर।